हेलो बच्चों, आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट यूनिट जो हमारी चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको काफ़ी टॉपिक कराए हैं, कुछ टॉपिक अभी रह गए हैं, उन्हें हम उसी सीरीज में लेक्चर की जो सीरीज हमारी हो गई है उसमें आगे को लेक्चर की सीरीज हम लोग ऐड करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको पहले समझेंगे, बेसिक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। इस पहले लेक्चर के अंदर हमारा काम है कि आने वाले टाइम में जो हमें नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स पढ़ने हैं सारे लेक्चर्स के लिए, जैसे मैंने पीछे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कैप्सूल दी थी, उसी तरीके से आपको पहले यहाँ पे बेसिक समझ बनानी है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको हमने ब्रॉड सेंस में भी देखना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप अभी इस पहले वाले वीडियो को बहुत आसानी से सुनते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं और एक इमेजिनेशन करते हुए, इमेज को अपने दिमाग में रखते हुए, पूरे एक इमेज को दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए पूरे चैप्टर की समझ रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है, यूनिट हमारी जो चल रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आपको जब लास्ट यूनिट पढ़ाई गई थी उस यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया था बच्चों? आपसे बोला गया था कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टेशनरी चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब चार्ज रुका हुआ था, रुके हुए चार्ज की हमने अभी तक स्टडी की। चाहे मैंने बात करी थी कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, गॉस लॉ, उस सब में मैं चार्ज की स्टेशनरी फॉर्म को पढ़ रहा था। अब आज जो मुझे टॉपिक पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पहले छोटा था, छोटा बच्चा था तो वो पालने में था, वो चल नहीं पा रहा था, अभी बच्चे को पैर लग गए हैं। तो जब चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो मूविंग चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। यहीं पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। मैं आपके कुछ दिमाग में इस स्टार्टिंग वीडियो में क्वेश्चन मार्क डालने वाला हूं। उन क्वेश्चन मार्क को मैं आपसे खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और क्वेश्चन का आंसर जैसे जैसे आप ढूंढते चलेंगे तो वैसे वैसे आपको ये टॉपिक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि पहली चीज मैंने आपको पढ़ाई, चार्ज जब स्टेशनरी फॉर्म में था उसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला था। अब हमने कहा कि मूविंग फॉर्म ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मेरा दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है कि क्या, अब हमने कहा कि मूविंग फॉर्म होती है, क्या मूविंग फॉर्म, अगर चार्ज किसी भी तरीके से मूव कर रहा है तो क्या मैं उस मूविंग फॉर्म को करंट बोलूंगा? जैसे आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आप देख रहे हैं, सपोज आपके पास, आपने बोला ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रैंडम अगर वो मोशन कर रहा है, तो मैंने क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि भाई मूविंग फॉर्म को हमने कहा करंट कह रहे हैं, तो क्या अगर इस तरीके से जिगजैग या रैंडम मोशन कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, क्या मैं उसके इस जिगजैग मोशन को करंट बोलूंगा? आंसर होगा नो। तो फिर मुझे क्वेश्चन मार्क करना है कि व्हाई। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को करंट कहते हैं या चार्ज के मोशन को हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला जिगजैग या रैंडम मोशन को हम लोग करंट नहीं बोलते हैं। तो यहां से आपको समझना है कि जब चार्ज का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, यानी कि वो ड्रिफ्ट मोशन करना शुरू कर देगा, तो उसको, जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिलेबस का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने सिंपल सी बात बोली आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस जब पार्टिकल या चार्जेस यूनिडायरेक्शनल मोशन करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो उनके एक डायरेक्शन के मोशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन, हमने कहा कि मोशन तो होना है, लेकिन हमने नई चीज सीखी कि अगर हम खाली मोशन बोल रहे तो हम गलत बोल रहे हैं। हमें बोलना है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर वो एक के पीछे एक चलते हैं, इस तरीके का अगर वो पाथ फॉलो करते हैं, इस तरीके से अगर वो पाथ फॉलो करना शुरू कर दें, अगर आप इधर को ही बना दीजिए, सपोज आप कह रहे हैं इस तरीके से अगर आप वो एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं,
तो उनके यूनि डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग बोल देंगे करंट। फिर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया, मैंने अपने आप से पूछना है, मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी ताकत है दुनिया की जो अभी ये रैंडम मोशन से इनको, जैसे आप एक चीज को समझिए, पहले कोई आपके पास कंडक्टर होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई वायर पड़ा हुआ है, उसमें आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, यहाँ पे आपके न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ पे 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको हम लोग बाउंडेड बोलते हैं, और ये जो हमारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंडक्टर के अंदर इस तरीके से जिगजैग मोशन करते हैं। अगर आप ये कंडक्टर बना रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर इनका ऐसे जिगजैग मोशन चलता रहता है, ठीक है। तो जिगजैग मोशन चल रहा है, मतलब मेरे घर में अगर कोई तार का टुकड़ा पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, तो उसमें करंट फ्लो होनी नहीं है। क्यों करंट फ्लो नहीं होनी है? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल का जिगजैग मोशन होने वाला है। तो जिगजैग मोशन से करंट तो मेरी फ्लो होने वाली है नहीं, उसके लिए फ्लो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर मेरे घर में कोई लाइट का तार का टुकड़ा घर में देखा होगा, वो फेंका रहता है, तो हम देखते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसको हम सर्किट से लगाते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन मार्क यही है कि सर्किट से लगाने से ऐसी क्या चीज हो रही है कि करंट फ्लो करने लग जा रहा है, या हम ये बोले कि चार्ज में यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसे होगा। तो उसके लिए आप यहां ध्यान दीजिए, जब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को, जब हम किसी कंडक्टर को, जैसे सपोज ये कंडक्टर है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बैटरी लगा, इधर आपने प्लस लगा दिया, इधर आपने माइनस लगा दिया, तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। मान लो पॉजिटिव वाले पे +10 है, नेगेटिव वाले पे -10 है, तो ये आपकी 0 हो गई लाइन। यहाँ पे +10, यहाँ पे आपका -10, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 20 का। अगर मैं इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखने जाता हूं तो डिफरेंस आपका 20 का हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, एक तरफ प्लस लगा दिया, एक तरफ आपने माइनस लगा दिया, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आपके पास क्या होगा? चार्ज मूव करेगा। कैसे? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक सिंपल सा एग्जांपल समझाया गया था कि आप लोग समझते हैं कि चार्ज जो है, जैसे वाटर की बात हम करते हैं, हाई से लो की तरफ, ऊंचे से नीचे फ्लो होता है पानी, वैसे ही मैंने बोला था सर्किट के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट ने फ्लो करना है, अगर सर्किट के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप कहते हैं कि जब हम बैटरी या कोई सोर्स लगाते हैं कंडक्टर में तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा, या फिर एक साइड प्लस एक साइड माइनस, मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है? प्लस से माइनस। तो हो क्या रहा है, पुराने जितने टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं सारे टॉपिक यहाँ पे लगने वाले हैं, रिवीजन होने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर मैं सीधे बोल दूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और मैं सारे क्वेश्चंस आपस में अपने आप से नहीं पूछता हूं, तो बच्चों में एक टॉपिक जरूर पढ़ लूंगा कि मुझे करंट की डेफिनेशन आ जाएगी, बट मैं उसकी पूरी की पूरी कहानी को एक वीडियो में, एक लेक्चर के अंदर, या पूरी एक चीज को अपने आप से बना नहीं सकता। क्योंकि साइंस की जब आप बात करते हैं तो साइंस हमेशा वाई ढूंढ रहा होता है, क्वेश्चन मार्क ढूंढ रहा होता है। पढ़ना, टॉपिक पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व कर देना, इट इज गुड, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा बहुत लाजवाब और बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने का मतलब होता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को पूछूं, उस क्वेश्चन का मुझे वहां पे जवाब मिलना चाहिए। अगर मुझे जवाब मिल रहा है तो मतलब मैं जो चीज कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, और जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं गलत हूँ। तो जैसे मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, कि यहाँ मैंने बोला बच्चों, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने क्वेश्चन अपने आप से पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे थे, इस तरीके से जिगजैग मोशन कर रहे थे, वो ऐसा क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बच्चों एक ध्यान से समझना, एक चीज आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई थी, क्या आपको बोला था प्लस 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 अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और अगर यहाँ पे आपका कोई चार्ज पार्टिकल Q0 आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो F इक्वल टू क्यू नॉट E लग जाएगा फोर्स। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही आपने इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में चलने के लिए इस पर फोर्स लगना शुरू हो गया। तो वही सेम चीज यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब फिर से वही इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक पर चले जाइए कि नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई वाला, ठीक है। और वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में एक के पीछे एक मोशन करना शुरू कर देते हैं, और जब इस तरीके से उनका मोशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर हम कोई बैटरी सोर्स लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गए। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि सारे के सारों का एक डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो गया है, और इस मोशन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहली बात बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, फिर मोशन में क्वेश्चन मार्क करा कि मोशन तो जिगजैग हो ही रहा है उसके अंदर, तो क्या वो जिगजैग मोशन करंट है, तो आंसर आया नो। फिर हमने बोला कौन सा मोशन करंट कहलाएगा, तो हमने बोला यूनिडायरेक्शनल या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात मैंने करी। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी, जब आप सर्किट में आप बैटरी लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे या पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, वो उनका मोशन ड्रिफ्ट मोशन कहलाता है। और वहां पे जो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन पढ़ना है, और ये आपके पार्टिकल मूव करने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने एक सिंपल ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या कहता था, V प्रोपोर्शनल टू I की बात करता था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही ज्यादा होगी। ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। फिलहाल हमारा टॉपिक था कि हम करंट को समझना चाह रहे थे कि करंट, किसी कंडक्टर से करंट किस तरीके से फ्लो करती है। अब इसी में मुझे अब डेफिनेशन को डिफाइन करना है। शायद मैं उस डेफिनेशन की अब बात करूं तो आपको 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगेंगे समझने में, और मेरी बात खत्म होने के बाद आप उसको खुद से समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैं यहाँ पे आपका एक बैटरी लगा देता हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता हूँ, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे। तो जैसे सपोज आपके पास ये कंडक्टर है, इसको आपने बैटरी से लगा दिया, ठीक है, इधर आपने एक बैटरी लगा दी, तो जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान दो, ये जो पोर्शन रहता है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, मतलब ये रॉड जहां से कट होगी उसका ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं या कितना चार्ज पर यूनिट एरिया में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज का नंबर ही करंट कहलाता है। तो मुझसे कोई पूछे कि करंट क्या है, तो मैं बोलूंगा सर करंट कुछ नहीं है, करंट इज इक्वल टू चार्ज। एक सर्टेन टाइम में जितना चार्ज यहां से मूव करेगा उसे हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे हम डिफाइन करंट को करते हैं, आप थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे हमने बोला I इक्वल टू क्यू बाई टी बोल दिया। इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमने I बोल दिया किसके इक्वल होगा, I हमारा होगा Q के इक्वल। तो हमने बोला यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो सिंपली करंट इज इक्वल टू चार्ज। मैंने बोला करंट और चार्ज दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है, स्टेशनरी फॉर्म में जनरली स्टडी करते हैं तो उसको हम चार्ज बोल देते हैं, और जब यूनिडायरेक्शनल वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हम लोग करंट बोल देते हैं। जैसे इन जनरल आपने देखा होगा पानी फ्लो होता है कहीं पे, तो हम बोलते हैं ना पानी का करंट बहुत तेज है, तो पानी का कहीं पे बोलते हैं हम करंट बहुत तेज है, तो करंट मींस फ्लो की बात कर रहे होते हैं। अगर कहीं पे रिवर में वाटर का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो हम बोलते हैं यहाँ पे करंट ज्यादा है, अमाउंट कम आ रहा है तो हम बोलते हैं करंट। तो करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो, अमाउंट कितना जा रहा है उस अमाउंट की जो हम बात करते हैं वो हमारा करंट कहलाता है। वैसे ही हम बात कर रहे हैं वो वाटर की बात कर रहे हैं, तो जैसे वाटर का फ्लो, अगर ज्यादा पानी जा रहा है तो करंट ज्यादा है, पानी कम जा रहा है तो करंट कम है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में से, जैसे ये अब इलेक्ट्रॉन तो आपके इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, तो इस यूनिट एरिया में से जितना चार्ज मूव करेगा उस चार्ज का अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका करंट कहलाएगा। तो हमने कह दिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड
करंट। ठीक है, तो अब हमें एक सफिशिएंट समझ बन गई कि हमने आंख बंद की और थोड़ा सा इमेजिन किया कि भाई ये कंडक्टर है, कंडक्टर को जब बैटरी से लगा रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनके मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट क्या है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है, उसको हम लोगों ने बोल देना है करंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। अब हम यहाँ से जो हमारा टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिक सी समझ थी थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी आप लोग कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मान लीजिए किसी कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, इसमें से डेल्टा टी टाइम में आपका डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है। इसमें लिखेंगे लेट डेल्टा क्यू चार्ज flows from a conductor in time delta t। तो करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो आपके पास आपने बोला कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। जैसे मैंने भी बोला था, किसी रिवर की अगर हम बात करते हैं, रिवर में से वाटर फ्लो कर रहा है, तो बच्चों ऐसा हो गया कि अब तुम एक दो रिवर का कंपैरिजन कर रहे हो, एक में 1 दिन ले रहे हो, दूसरे में 10 दिन का पानी ले रहे हो, और उसमें ऑब्वियस सी बात है 10 दिन में पानी ज्यादा जाएगा तो आप बोलोगे उसका करंट ज्यादा। ऐसा नहीं है, एक सर्टेन टाइम लेके दो रिवर है मान लीजिए पैरेलल में, उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसमें से पानी ज्यादा जा रहा होगा उसका करंट ज्यादा है, लेकिन टाइम जो मुझे है वो एक सर्टेन टाइम देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, एक दूसरा कंडक्टर सपोज यहीं पे बना देता हूँ, इसमें से डेल्टा क्यू फ्लो होता है, उसमें से 2 डेल्टा क्यू, तो टाइम मैंने दोनों के लिए डेल्टा टी ले लिया, यहाँ भी डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा टी। तो मैं बोलूंगा कि इस कंडक्टर का करंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो सिंपली मैंने बोला कि क्या चीज होती है, हमारा अमाउंट ऑफ, जो ये हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो की, वही हमारा करंट कहलाता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो रेट चेंज ऑफ फ्लो हमारा करंट कहलाता है। इसको हम लोग बच्चों dq अपॉन dt भी बोलते हैं, और जो आपका dq अपॉन dt है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ, या इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं आप लोग। ये जो हमारा टर्म है dq अपॉन dt, उसे हम लोग dq अपॉन dt किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं, किसे, dq अपॉन dt को। अब देखिए मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए लिखने के लिए मुझे। देखिए d बाई डी टी जो है बच्चों, वो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन चेंज की बात कर रहा है कि जैसे आपका ये सन है, ये अर्थ है, तो जब ये अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, न्यूटन ने इसको जब डिस्कस किया था, तो अपनी चेंज इन पोजीशन को अगर मैथमेटिकली लिखना था तो उन्होंने डिफरेंशिएशन का यूज किया। तो डी बाई डी टी आपका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी का मतलब हो गया है कि चेंज रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको करंट बोल रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई, ये मान लो कंडक्टर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आपने कहा पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे 10वें सेकंड में उसका करंट कितना है, 12वें सेकंड में करंट कितना है, 11वें सेकंड में, 11.5 सेकंड में। तो किसी इंस्टेंट पे अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है तो उसको डी क्यू बाई डी टी बोलते हैं, और जो करंट है उस करंट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाता है। तो I इक्वल टू, आप इसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, और सिंपली इसको आप क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। जो हम लोग इन जनरल इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपके पास I क्या होता है, क्यू बाई टी, और
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी भी हो सकता है और डी क्यू बाई डी टी भी हो सकता है। डिफरेंस सब में मैंने आपको समझा दिया क्या चीज है। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, मैं इसको दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, इस डायग्राम की ऐसी कोई खास जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसके नोट्स बनाइए। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है समझाने का। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया तो I किसके इक्वल हो गया, Q के इक्वल हो गया। वही वाली बात जो पुरानी डेफिनेशंस लिखनी मैंने आपको सिखाई थी कि अननोन को नोन के टर्म्स में डिफाइन करना है। अननोन कौन है, जो नया टर्म आ रहा है वो अननोन है। तो मेरे लिए भी करंट अननोन है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि करंट है क्या चीज भाई, ये मुझे जानना है। तो मैंने क्या कहा, करंट कुछ नहीं है, चार्ज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके अमाउंट को 10 हो रहे हैं, मान लो सपोज इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि यार पर सेकंड की बात करते हैं आप, पर सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इस वायर का करंट क्या है, किसी ने आपसे पूछा, आपने कहा 10 है। क्यों, क्योंकि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड। बस चार्ज का फ्लो देखना है आपने यूनिट टाइम के लिए या किसी सर्टेन गिवन टाइम के लिए अगर देखना शुरू कर देते हैं तो वो करंट है। तो आपने यहाँ पे बोला इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड बोल दे तो I इक्वल टू क्यू। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको नोट करिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन तो हमने देख ली है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है और यूनिट को डिफाइन करते हैं। इसकी जो यूनिट की बात करते हैं बच्चों, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, क्योंकि क्या होती है कुलम, इसकी सेकेंड, तो कुलम पर सेकेंड हो सकती है, या फिर इसको हम लोग एम्पियर बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल दे तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कुलम पर 1 सेकेंड बोल दिया। तो आपने बोल दिया कि आपके पास 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोला, तो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से 1 कुलम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो उस कंडक्टर के पास हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट है। जैसे ये आपके पास मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पर सेकेंड 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर के पास, इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो मैंने कहा भाई 1 एम्पियर कुछ नहीं है, 1 एम्पियर जो करंट है वो 1 कूलम चार्ज के बराबर है। कब, जब वो 1 सेकेंड में फ्लो होगा, किसी कंडक्टर में से 1 सेकेंड में होगा। तो हम बोल देते हैं 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे बोल दो, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड लिख दीजिए, पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, द करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर is said to have 1 एम्पियर करंट। तो हम बोलेंगे उस वक्त जो उसमें करंट होगा वो आपका 1 एम्पियर होगा। मतलब जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से आपका 1 कूलम का चार्ज जाता है, और अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जाता है, तो मैं बोल दूंगा जो ये कंडक्टर है इसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। समझ रहे हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट, हम एम्पियर में करंट को बोलते हैं कि इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको ये भी समझ जाना है कि एम्पियर के करंट की बात का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, कितना चार्ज उसमें से फ्लो करा, 1 एम्पियर में, 2 एम्पियर में, 5 एम्पियर में, 10 एम्पियर में, तो वो आपके चार्ज की बात कर रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है 1 एम्पियर में कम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पियर हो गया तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा।
तो इस तरीके से जैसे अगर मुझे यहीं पे अगर इसको 2 एम्पियर डिफाइन करना है, 3 एम्पियर डिफाइन करना, तो अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें बढ़ जाता है। एम्पियर आपका सिंपल से यूनिट हो गई मेजर करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट देख ली और हमने एम्पियर को भी डिफाइन कर लिया है। अब आपके पास कुछ चीजें हैं जैसे 1 मिली एम्पियर, तो आप सबको पता है मिली मीन्स क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर -3। 1 माइक्रो एम्पियर अगर होगा तो 1 × 10 रेज़ टू द पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हम लोग नोट कर सकते हैं कि हमें पता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं, जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब हम करंट को दिखाते हैं तो एरो से दिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊंगा तो मैं रेजिस्टेंसेस लगा दे रहा हूँ यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ पे मैं बैटरी लगाता हूँ। तो मैंने कहना है यहाँ पे से I एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है और I3 करंट है। क्लास 11th ने बोला था कि अगर किसी के पास किसी क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन होती है तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। तो बच्चा जब क्लास में पढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि भाई हमने तो किसी भी जगह पे करंट को डिफाइन किया तो हमने कहा करंट अच्छा ये प्लस से माइनस की तरफ को फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। तो वो फिर सोचना शुरू कर देता है कि यार मैंने तो पढ़ा हुआ है कि करंट अच्छा यहाँ से यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा सोचना स्टार्ट कर देता है। लॉजिकली सोचे तो उसने जो अपना तर्क लगाया है स्टूडेंट ने, वो उसका सोचना बिल्कुल सही है कि इसको हमें वेक्टर क्वांटिटी कहना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एक्सप्लेन करिए कि भाई करंट जो है उसके पास डायरेक्शन हम लोग शो करते हैं, डायरेक्शन शो करने के बावजूद वो एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। बेसिकली हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब दो चीजें हैं स्केलर क्वांटिटी। पहली बात, एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाए और कह दिया जाए कि करंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर। रट भी लिया तो हम लोग लिख के आ गए कि भाई स्केलर क्वांटिटी है। और एग्जाम में मुझसे पूछा जाता है कि वेक्टर स्केलर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसने मुझे बोला कि भाई मुझे ये बताइए कि वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्यों नहीं है। हम तो उसको एरो से दिखा रहे हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया। अभी एग्जाम में आपसे अभी देखो, अगर आप क्लास में सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो यहाँ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ते रहो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अपने आप से पढ़िए कि जैसे मैंने पढ़ा है आपको मोशन होता है, यूनिडायरेक्शनल होना जरूरी है, क्यों होगा तो आपने कहा बैटरी लगेगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लगा E = F/Q था, F = लगेगा। तो आप खुद से या तो जवाब दीजिए कि करंट क्यों फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल क्यों हो रहा है, उसको मूव कराने वाले फैक्टर्स कौन से है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो रहा है। ये सब या तो आप पहले खुद कर लो या फिर वो तुमसे करवाएगा कि करंट जैसे डिफाइन करना है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। तो अब यहाँ पे उसने आपसे पूछ दिया कि भाई ये एरो होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। तो आप इसका जवाब ये देखते हैं कि अगर हम वेक्टर लॉ की बात करते हैं, जैसे सपोज आप इस तरीके से बात करिए, जैसे सपोज मैंने आपसे इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया। सपोज यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपका 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपका इसका रिजल्टेंट करंट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करते हैं तो वो 7 एम्पियर होता है। ठीक है, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर आपका कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर हो जाएगा सपोज। और इनके बीच का जो एंगल है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आसान करने के लिए हमने इसको 90 डिग्री कह दिया है। अब आपने बोला था कि अगर दो वेक्टर हैं, देखिए स्केलर में इसका जो सम है वो 7 एम्पियर का आ गया है। ठीक है, अब हमने जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था R = a² + b² + 2ab cos थीटा। हमने बोला था कि अगर दो वेक्टर होते हैं, अगर एक a वेक्टर होता है और एक b वेक्टर होता है और उनके बीच का एंगल अगर थीटा होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। सपोज मैं कहता हूं कि ये दोनों जो है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सपोज मैंने कह दिया तो वेक्टर, अगर ये वेक्टर होंगे तो फिर वेक्टर लॉस को फॉलो करेंगे। वेक्टर लॉस को फॉलो करने का मतलब होता है यहाँ पे 3² हो जाना चाहिए, इधर 4² हो जाना चाहिए, प्लस क्या हो जाना चाहिए 2 × 3 × 4 cos 90।
cos 90 आपका 0 होता है। तो आपने बोला कि ये 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, √25 तो 5। तो अगर आप कहते हैं कि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और एक 90 डिग्री के एंगल पे अगर हैं, दो वेक्टर हैं और 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर हो 90 डिग्री के एंगल पे हो, जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, तो उनका रिजल्टेंट आना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से 5 एम्पियर। फाइनल फॉर्मूला आंसर आना चाहिए था 5 एम्पियर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं कि अगर इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो करंट ऐड हो जाता है, तो रिजल्टेंट करंट वैल्यू कितनी आएगी 7 एम्पियर। तो सर्किट में हम देखते हैं कि 3 और 4 को जब ऐड करता हूं वो 5 नहीं आ रहा है, वो 7 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर फैमिली का मेंबर नहीं हो सकता है। जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर में कुछ सर्टेन लॉज हैं, तो आपके घर में वही व्यक्ति रह सकता है जो उन लॉस को फॉलो करेगा, वो नहीं रहेगा जो लॉस को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो सिमिलरली अगर 3 एम्पियर 4 एम्पियर जो 90 डिग्री के एंगल पे लगे थे, वो दोनों अगर वेक्टर होते तो वेक्टर के लॉस को फॉलो करते। वेक्टर के लॉस को फॉलो करने के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 5 एम्पियर, लेकिन हम सर्किट में देखते हैं आंसर 7 एम्पियर। तो वेक्टर फैमिली कहेगी तू मेरा मेंबर नहीं है, उसको अपनी फैमिली से आउट कर देगी। तो ये दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट इफ यू वांट टू राइट दिस आंसर इन 1 or 2 लाइंस, देन यू विल राइट दैट the electric current do not obey the laws of vector addition, so vector addition के laws को follow नहीं करती है, so it is not a vector quantity, it is simply a scalar quantity. And if they ask explain from one example, then you may write this example that if 3 ampere 4 ampere current are acting at an angle of 90 degree in electric circuit, we find that the sum is 7 ampere. If they follow the vector rules, then their answer should be 5 ampere, but we see the answer is not 5 ampere, it is 7 ampere. Then this does not follow the vector quantity rules, hence it is a scalar quantity. तो डायरेक्शन दिखाने के बावजूद आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपके पास चीजें हो गई हैं। चलिए अभी हम इसमें आगे कुछ हमारे पास इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो अभी मैं आपको जो आगे पढ़ाने वाला हूं वो इस पे बेस्ड अगर मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाएं तो मैं न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करता हूं, उसके लिए मुझे कैसे करके टॉपिक्स को देखना है, थोड़ा सा उसे समझते हैं। मीन्स फॉर्मूले मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज मुझसे न्यूमेरिकल पूछने की हो सकती है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में सोच लेता हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा। और एक छोटा सा नोट में पहले बोलूंगा, यहाँ पे जो टाइम हम लोग देखते हैं वो सेकंड में देखा जाता है। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, इफ टाइम इज गिवन इन मिनट आवर, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट टाइम इन सेकंड, क्योंकि करंट का फ्लो सेकंड में होता है। जैसे हम अपने घरों में देख रहे हैं, करंट आ रहा है, सेकंडों में करंट आ रहा होता है। आप बोलते हैं कि अच्छा उसके राम के घर में आ गया, अब हमारे घर में आने में 5 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। करंट आपका सेकेंड्स में फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को जब हम लोग मेजर कर रहे होते हैं तो हमें टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करना है। चलिए कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं जिसपे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पहले मैं कुछ फॉर्मूले समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला है करंट निकालने का, I = Q/T। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास, देखिए आपको पता है Q = क्या होता है, Ne। आपको पीछे पढ़ाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, क्वांटाइजेशन के बारे में जो पढ़ाया गया था, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E होता है, 2 के पास 2E होगा, 3 होंगे 3, 4 होंगे 4E, 5 पे 5E, N होंगे तो Ne। तो हमें पता है Q = Ne होता है। तो हमने बोला बच्चों I = Q/T हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग Ne/T बोल सकते हैं। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसी सर्किट में से 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर सेकेंड, या 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं 2 सेकेंड में, तो करंट कितना होगा। तो आपने बोला कि अगर इस पे क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना देता हूं कि भाई करंट पूछ दिया है मुझसे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उन्होंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। कितने टाइम में बोला उन्होंने मुझे, 2 सेकेंड में, तो मेरे लिए
5 ही आंसर हो गया इसका 5, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर का वहां पे करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर मुझे बहुत सा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना दिया कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन बोल दिया जाए कि in an electric circuit 10 electrons flows in 2 seconds, then what is the current? Then we will think that there are 10 electrons, charge on one electron is E, charge on 10 electrons, that is 10E, then Q is equal to 10E, and if we use the formula I equal to Q by T, in place of Q we will write NE upon T. N is 10, E is charge on electron, and charge on electron is 1.6 into 10⁻⁻19. So we may solve the question in this way. The third is instantaneous current. अगर आपसे उसने पूछ दिया सपोज इंस्टेंटेनियस करंट निकालिए, तो आप I कैसे बोलते हैं, dq बाई dt, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फॉर्मूला दे दिया आपको। एग्जांपल इसका मैं आपसे करा देता हूँ। एक आपसे बोल दिया Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, फाइंड, थोड़ा सा t कंफ्यूजन में ना डाल दे तो t ऐसे, फाइंड I करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्यों दिया है, और मुझसे करंट पूछ दिया उन्होंने, तो मुझे इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है बच्चों। तो d बाई डी टी, क्यू की जगह में क्या लिख दूंगा, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी टी स्क्वायर का हो जाएगा, प्लस d बाई डी टी किसका, सॉरी 3 भी बाहर आ जाएगा, आप d बाई डी टी आप लोग किसका कर देंगे, t का, प्लस d बाई डी टी आप 2 का करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज। अब कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dt बाई डी टी इसका 1 आ जाएगा, और dt स्क्वायर का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका, 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फॉर्मूला था d बाई डी टी ऑफ, अगर t रेज टू दी पावर n का करते तो n t रेज टू दी पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाती है, पावर 1 से कम हो जाती है, तो यहाँ पे t स्क्वायर है, तो पावर आगे आ गई 2 और पावर 1 कम हो गई, तो 2 माइनस 1 1 रह गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, 4t प्लस 3, ये i की वैल्यू आ गई। अब t इक्वल टू कितना बोला था आपसे, 1 सेकेंड पे बताइए, तो i इक्वल टू आप कर देंगे 4 इंटू 1 प्लस 3, तो आपका 7 एम्पियर का करंट होगा। तो आपने बोला कि 1 सेकेंड पे अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो अगर आपसे फिर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि सपोज इस तरीके का फंक्शन दिया है चार्ज के लिए, और सेम क्वेश्चन अगर मेरे पास होता और मुझसे बोला जाता कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताइए जरा, तो भाई फॉर्मूला ये है, i इक्वल टू 4t प्लस 3, तो i इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 सॉरी, प्लस 3 हो जाता, 4 2 जा 8 प्लस 3, 11 एम्पियर का करंट हो जाता। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ते जा रहा है, ऐसे करके एकदम से बढ़ता जा रहा है ना, कोई सोर्स में से चीज निकल रही है, वो चार्ज का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो अब देखिए, पहले 7 एम्पियर था, अब 11 एम्पियर हो गया। 3 होता है यहाँ पे, तो 3 होता तो क्या करते तुम लोग, 4 इंटू 3 प्लस 3 कर देते, तो 12 प्लस 3 15 हो जाता, 15 एम्पियर। Then what is there? The charge is changing with time. Therefore, current is also changing. And at every instant, if you're going to find at 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, the current will change. तो करंट का चेंज अब कितना अमाउंट उस समय निकल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भाई क्यू ऐसे दिया जा रहा है, आपको बोल दिया जाएगा भाई करंट बताइए, जैसा क्वेश्चन मैंने कर दिया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, ठीक है, ये वाला जो आपका आया है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे जो करंट है उनका डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ 15 एम्पियर है 3 सेकेंड पे, और 1 सेकेंड पे कितना था, 7 एम्पियर, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 8 एम्पियर। करंट कितने से इंक्रीज कर गया पूछ दे तो 8 एम्पियर से। तो इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने फॉर्मूले भी देखे, हमने उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और फॉर्मूला इस पे बेस्ड पूछा जा सकता है, उसको करते हैं।
अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करे, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको r दे दी जाती है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में जो घूमने का टाइम है वो t हो गया, टाइम पीरियड इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप देखिए, आपने बोला है, एक मैंने थर्ड फॉर्मूला लिख दिया, इफ एन इलेक्ट्रॉन is moving in a circular path of radius small r, तो क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस पूरे राउंड को घूमने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और ये जो पाथ होता है, जैसे अगर सर्कुलर की बात करें, ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी को मैं v बोल देता हूँ कि सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी तुम्हारी, सर्कमफेरेंस, ठीक है, अपॉन टाइम की जगह आप लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन t। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू में निकालने जाता हूँ तो वो मेरे पास 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता हूँ, फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से दिखा देते हैं, ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 अपॉन t, और t की वैल्यू कितनी है 2 पाई r अपॉन v, यानी कि v अपॉन 2 पाई r निकल के आ जाता है। तो मैंने यहाँ से कहा कि अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए, इधर दिख नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी 1 अपॉन टी, टी की जगह आपका 2 पाई r अपॉन v लिख देंगे, तो ये v अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बताइए, और साथ में टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी बताइए, तो टाइम पीरियड भी आप लोग बता सकते हैं और आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाल दी है। लेकिन अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अगर हमसे वो पूछना चाहेगा कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। तो हमें अगर इसमें से करंट निकालना है तो हम लोग करंट की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा जाए करंट एट एनी पॉइंट ऑफ ऑर्बिट, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है करंट एट एनी पॉइंट ऑफ ऑर्बिट, तो मैं बोलूंगा करंट एट एनी पॉइंट ऑफ ऑर्बिट अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगा चार्ज फ्लोइंग इन वन रिवॉल्यूशन, चार्ज फ्लोइंग इन वन रिवॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, चार्ज फ्लोइंग इन वन रिवॉल्यूशन, कौन चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, E। और आप देख लीजिए कि एक सेकंड में, जैसे ना देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मूविंग चार्ज को करंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ में घूम रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना करंट है, तो हमने कहा एक रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज है, हमने कहा E जा रहा है, तो हमने कहा कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, अगर वो 10 बार घूम रहा है तो 10 ही हो गया आपके पास, उसके रिवॉल्यूशन अगर 10 है, एक रिवॉल्यूशन में आपने बोला E जा रहा है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, और 10 राउंड अगर वो लगा देगा तो 10 हो गया। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बस अब यहाँ पे E इंटू, अब हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास E, और इसको हम लोग न्यू से डिनोट कर रहे थे, तो E इंटू न्यू की वैल्यू कितनी थी, V अपॉन 2 पाई R, तो EV अपॉन 2 पाई R। इस पर बेस्ड अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी कोई रेडियस दे देता है, उसकी कुछ वेलोसिटी आपको दे देता है, और आपसे बोला जाए कि भाई उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगा देना है EV अपॉन 2 पाई R। कैसे, आपने पहले टाइम पीरियड देखा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर आपने बोला एक चक्कर में E चार्ज जा रहा है, और 10 चक्कर अगर वो एक सेकंड में लगाता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो 10 ही हो जाएगा वहां पे। तो आपने
क्या करना है, चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवॉल्यूशन को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देना है। आप इस तरीके से करते हैं सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इस पे बेस्ड और कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। थैंक यू।